नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस वन के एक नए सेशन में, जिसमें हम हमारे उपयोगी पदार्थ लेसन नंबर 14 इसके थोड़े लास्ट में पहुंच गए हैं। इसके पहले का जो भी आपने देखा होगा, टीचरों ने आपको बताया होगा, कई सारे जो पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि चीजें, उन सब के हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, वो सब हमने देखा है। आज हम कुछ नई और पदार्थ जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जो ये पदार्थ जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं और इनको हम अपने दैनिक दिनचर्या में लाते हैं। तो कौन कौन से वो पदार्थ हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। बच्चों, हम पेज नंबर 154 पर हैं इस वक्त। आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक अपने साथ रख सकते हो और कुछ नोट्स लिखने के लिए एक बुक और एक पेन भी अपने पास रखिए बच्चों। पाठ की जो अब चैप्टर है, उसका जो पेज है 154, उसके शुरुआत में आप से जो चर्चा हुई है वो है केलासन जल, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अभी बच्चों, जो हमारा नमक होता है, नमक कई तरह के होते हैं। समुद्र में हमें कई प्रकार के नमक मिलते हैं। हमें ज्यादातर एक ही नमक पता होता है जो हम अपने रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं, साधारण नमक। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नमक हैं जो हमें समुद्र के अंदर से मिलते हैं और उनको हम विज्ञान की भाषा में उनको हम लवण कहते हैं। तो बच्चों, आप लवण सोच के घबराइए नहीं। लवण यानी कि नमक ही होता है, ठीक है। तो नमक एक सादा नमक, एक सूखा नमक जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि पानी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में जो हम अपने घरों में नमक रखते हैं, वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें आ जाता है, पानी उसके अंदर भर जाता है, क्योंकि जो आसपास का वातावरण होता है ना बच्चों, वो थोड़ा ठंडक होती है उस वातावरण में। जो हवा होती है, हवा में नमी होती है, हवा में पानी ज्यादा होता है, वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, और वो ज्यादा मात्रा की वाष्प की वजह से जो नमक होता है उसमें भी थोड़ी सीलन आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि केलासन जल। तो कई ऐसे पदार्थ, अब नमक में जो हमारा नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें साधारण रूप से वो पानी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा वातावरण हो जाता है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा बन जाता है। वही हम देखते हैं कि गर्मियों में या ठंडियों में नमक हमारा सूखा ही रहता है, उसमें कोई पानी नहीं होता, लेकिन बारिश के मौसम में हम अक्सर ऐसा पाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर नेचुरली ये पानी होता है, नेचुरली ये केलासन जल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिटकरी। फिटकरी आपने देखा होगा, सफेद रंग का होता है, थोड़ा मटमैला होता है, एकदम व्हाइट नहीं होता वो। उसका जो सूत्र है बच्चों फिटकरी का, आप सब ध्यान में रखना। फिटकरी सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिटकरी के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। K2SO4 बच्चों, उसको लिखते जाइए, K2SO4 डॉट Al2 SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो आप देखिए, इसमें पानी के 24 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इतना ज्यादा पानी की मात्रा, ये एक नेचुरली इस पदार्थ के अंदर पानी होता है। तो हमारी फिटकरी के अंदर इतने अमाउंट में पानी होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब फिटकरी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी का उपयोग बच्चों औषधि के रूप में भी हम करते हैं, हम कागज उद्योग में करते हैं। बच्चों लिखते रहिए साथ साथ में, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? औषधि निर्माण में करते हैं, या कागज उद्योग में भी इसका निर्माण होता है, इसका उपयोग होता है। या कोई अगर हमें जख्म लग जाती है, जैसे आपने देखा होगा आपके पापा या दादा जब दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाते समय कभी चोट लग जाती है, ब्लेड से कट जाता है, तुरंत फिटकरी लगा लेते हैं। या कोई हम गिर गए, हमें चोट लग गई, पहले लोग यही करते थे। अब हम सेफ्रामाइसिन और कई तरह की क्रीम हम चोटों पे लगाते हैं, लेकिन पहले के लोग जो बहुत पुराने लोग होते थे, वो अपने पास फिटकरी ही रखते थे। सॉरी। तो फिटकरी जख्म पर लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ उपयोग है बच्चों फिटकरी के।
आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो हमारा पदार्थ है वो है बोरेक्स। बोरेक्स, इसका सूत्र है बच्चों Na2B4O7.10H2O। आपने फिटकरी के केस में देखा, फिटकरी में 24 था पानी के मॉलिक्यूल्स और इसमें बोरेक्स में 10 हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? जितने भी हमारे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जैसे हम जो क्रीम लगाते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लोशन वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें बोरेक्स का उपयोग होता है। इसके अलावा बच्चों लॉन्ड्री वगैरह में भी जब कुछ कपड़ों में दाग लग जाते हैं जो हमारे साधारण डिटर्जेंट वगैरह से नहीं जाते, तो उसमें भी वो दाग निकालने के लिए जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती है वहां पे कपड़ों के दाग निकालने के लिए भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट करते रहिएगा साथ साथ में मेरे। नेक्स्ट पदार्थ है बच्चों इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, इसका रासायनिक सूत्र है बच्चों MgSO4.7H2O। अब देखिए सब में पानी है, इसी को हम बच्चों कैलासन जल कहते हैं। ठीक है, तो MgSO4.7H2O इप्सम सॉल्ट इसको बोलते हैं। बच्चों आपको एग्जाम में इन सबके रासायनिक सूत्र पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन सबको ध्यान में रखिए। तो इप्सम सॉल्ट इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? इप्सम सॉल्ट का उपयोग बच्चों हम खाद बनाने में करते हैं, लिख लीजिए, या सब्जियों को का जो हरा रंग है उसको बढ़ाने के लिए भी करते हैं। सब्जियों की जो ग्रीनिश है उसको और बढ़ाने के लिए भी हम इप्सम सॉल्ट का उपयोग करते हैं। तो एनी टू यूजेस, आप कोई दो उपयोग लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इप्सम सॉल्ट का उपयोग हम खाद बनाने में करते हैं या सब्जियों का जो हरा रंग होता है उसको बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो बच्चों आप नोट करते रहिए साथ साथ में मेरे। अगला पदार्थ है बच्चों बेरियम, बेरियम क्लोराइड। बेरियम बेरियम क्लोराइड, इसका सूत्र है बच्चों BaCl2.2H2। बेरियम क्लोराइड BaCl2.2H2। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? इसका उपयोग हम करते हैं कीटनाशक में, हम इसका उपयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक औषधि में इसका उपयोग किया जाता है और तेल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तेल शुद्धिकरण, तेल शुद्धिकरण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों आप लोग लिख रहे हो ना, साथ में लिखते रहिए। नेक्स्ट और लास्ट आपकी किताब में दिया बच्चों सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O। सोडियम सल्फेट का उपयोग हम अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, अपमार्जक मतलब बच्चों डिटर्जेंट, अपमार्जक बनाने में करते हैं। इसका उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है और इसका उपयोग डाई बनाने के लिए भी किया जाता है। डाई इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है।
डाई इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों लिखा आपने, ये सब कुछ पदार्थ है बच्चों जिनके अंदर प्राकृतिक तौर से केलासन जल यानी कि पानी मौजूद होता है। फिटकरी, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, और इन सब का क्या क्या उपयोग है वो भी हमने देख लिया है। बच्चों एक पदार्थ है जिसका नाम है नीला थोथा, इसको भी आप लिख लीजिए, नीला थोथा एक रासायनिक पदार्थ है जिसका केमिकल नाम है बच्चों कॉपर सल्फेट CuSO4। इसका उपयोग भी हम रक्त की जांच वगैरह में करते हैं। जब हम रक्त की जांच करते हैं कि खून की कमी वगैरह की जो जांच होती है उसमें इसका उपयोग होता है रक्त जांच करने में। इसमें भी बच्चों केलासन जल होता है जो कि होता है 5H2O, CaSO4.5H2O, नीला थोथा इसे कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा अंगूर, खरबूज ऐसे कुछ फलों में जब फफूंदी लग जाती है तो फलों को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, तो इन फलों को रोग लगने से बचाने के लिए भी नीला थोथा का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक हरा थोथा भी होता है, आप वो भी लिख लीजिए। हरा थोथा जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4। जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, हरा थोथा, नीला थोथा, हरा थोथा FeSO4 और नीला थोथा CuSO4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बच्चों हम देखेंगे, हमारी किताब में हमें साबुन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है कि साबुन क्या है और वो हम कैसे तैयार करते हैं, प्रयोगशाला वगैरह में या इंडस्ट्री में हम कैसे साबुन को तैयार करते हैं। साबुन बच्चों तेल या प्राणियों की चर्बी, तेल को या प्राणियों की चर्बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उबालते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं, इसी को हम साबुन कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से। बच्चों आपने कार्बन के पाठ में आपने कार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा और कार्बन की चेन के बारे में पढ़ा होगा आपने, इथेन, मीथेन, प्रोपेन वगैरह, अगर आपको ध्यान में पढ़ा है तो बच्चों थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि साबुन होता क्या है, आसान भाषा में हम समझते हैं। साबुन साबुन जो है बच्चों वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अभी आपको मैं बताऊंगी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, आप पहले नोट करते रहिए। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण है, लवण यानी नमक, लवण है। किताब में थोड़ा सा ज्यादा
पढ़ने में हमें इतना समझ में नहीं आता है, आसान थोड़ा छोटे में बच्चों अगर समझे तो यही है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण को ही हम साबुन कहते हैं। अब थोड़ा इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है बच्चों, ये आप लिख लीजिए। बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल आगे आप 10th में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको बस समझिए, इसका जो रचना है वो आप समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम प्रदर्शित करते हैं COOH से। COOH, इसको थोड़ा सा अगर और तोड़े, स्प्लिट करें तो ये ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O डैश, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड O OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है COOH या C डबल बॉन्ड O डॉट डैश OH। ठीक है, अब इसी में हम ऐड कर देते हैं अपनी कार्बन चेन, इसको हम दिखाते हैं R से, कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल R आपको दिख रहा है, ये कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन। लंबी लंबी चेन का मतलब से 2 4 5 कार्बन नहीं, 15 16 17 18, जितनी लंबी कार्बन की चेन बनेगी बच्चों उतना ही साबुन अच्छा बनता है। आपने 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वाले साबुन देखे होंगे या और ज्यादा महंगे साबुन देखे होंगे, तो जितने महंगे साबुन होते हैं तो आप समझो कि क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी तब होती है जब उस साबुन में कार्बन की चेन ज्यादा लंबी होती है। तो आप ये समझ लीजिए, जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी हमारा साबुन उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पे आर का मतलब बच्चों होता है कार्बन की चेन। अब अगर मैं इस आर की जगह कार्बन को लगाऊं बच्चों, आप जरा इसको नोट कर लीजिए ये, और यहाँ पर हमें क्या करना है, साबुन के केस में H की जगह, क्योंकि ये एक नमक है ना, साबुन क्या है, एक लवण है, नमक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नमक है, मतलब यहाँ पे हमें H के जगह पे हमें नमक डालना पड़ेगा। H की जगह पे बच्चों हमें नमक डालना पड़ेगा, तो वो हम या तो सोडियम का इस्तेमाल करते हैं या पोटेशियम भी हम लिख सकते हैं, Na प्लस या K प्लस, Na प्लस या K प्लस, Na प्लस यानी सोडियम और K प्लस यानी पोटेशियम। ठीक है, हम साबुन को बनाने के लिए बच्चों हम NaOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से हमें Na प्लस मिल जाता है, या हम KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से हमें K प्लस मिल जाता है। ठीक है, तो ये साबुन का बच्चों सूत्र आप लिख लीजिए, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस। Na प्लस की जगह हम K प्लस भी डाल सकते हैं, सोडियम का लवण है या पोटेशियम का लवण हो सकता है साबुन हमारा। लिख लिया बच्चों आपने। अब यहाँ पे हम R की जगह कार्बन की चेन लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कार्बन लगा दिया C17H35। बच्चों अगर 17 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन वहां पे 35 लगेंगे, C17H35 COONA प्लस। हम यहाँ पे R की जगह कार्बन की चेन दी, R की जगह बच्चों ये कार्बन की चेन है, देखिए यहाँ पे 17 कार्बन लगे हुए बच्चों, 15 17 18 जितने भी आप कार्बन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लंबी लंबी कार्बन की चेन होती है बच्चों, बहुत लंबी लंबी कार्बन की चेन। तो ये हमारा साबुन है। अब इस साबुन को हम तैयार कैसे कर सकते हैं बच्चों, वो देखते हैं। फैट या ऑयल,
जो भी हमारा वेजिटेबल ऑयल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, या जानवरों की चर्बी, एनिमल फैट या ऑयल, दोनों में से किसी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH दोनों में से कोई एक, या तो NaOH या तो KOH, इसको हम अल्कली भी कहते हैं। अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में घुलनशील हो, उसे हम अल्कली कहते हैं। तो ये फैट या ऑयल, और उसको हमने डाला NaOH में या KOH में और गर्म किया, और हमने इसको हीट किया। और हीट करने पर जो तैयार होगा वो होगा हमारा सोप, हमारा साबुन, प्लस ग्लिसरॉल यानी कि एक अल्कोहल। तो अभी आपको इस पे, आपको ग्लिसरॉल पर ध्यान नहीं देना है, आप बस इतना ध्यान रखिए प्राणियों की चर्बी या तेल और प्लस NaOH को गर्म करने पर हमें सोप मिलता है। तो इस रिएक्शन को बच्चों आप नोट कर लीजिए। नोट किया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे कि साबुन कैसे तैयार करते हैं, तो बच्चा आपको यही लिखना है कि फैट लिया, एनिमल फैट या तेल को किसी NaOH के साथ या KOH के साथ गर्म करने पर हमें साबुन मिलता है। बस इतना ही आपको बोलना है, सिंपल। ठीक है बच्चों, आगे हम जो भी स्टडी करेंगे वो है रेडियोधर्मी पदार्थ। बच्चों आपने सुना होगा कि बहुत साल पहले, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत साल पहले, काफी साल, करीब करीब 74, 75, 76 साल पहले अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिया था। तो उस समय परमाणु बम से तो जितने लोग मरे, खत्म हो गए, जो भी जान माल का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन बम डालने के बाद भी कई सालों तक, 70-80 सालों तक वहां के लोगों को एक रेडिएशन का सामना, एक विकिरण का सामना करना पड़ा, जो कि अदृश्य होता है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। और उसकी वजह से वहां जो बच्चे पैदा होते थे वो अपंग पैदा होते थे या मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते थे। अब जाके थोड़ी स्थिति वहां पे सुधर गई, क्योंकि धीरे धीरे वो रेडिएशन वहां पे कम हो गया, जैसे जैसे समय बीतता गया है सब रेडिएशन वहां पे कम हो गई है, लेकिन ऐसी रेडिएशन वहां पर पाई गई थी। तो कुछ ऐसे पदार्थ बच्चों हमारी पृथ्वी पर है, कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि बहुत भारी होते हैं, हैवी मेटल्स उनको हम कहते हैं। हेलो, हेलो, दीजिए। ओके, तो बच्चों आप सबसे हम चर्चा कर रहे थे रेडियोधर्मी पदार्थ की, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। बच्चों बहुत साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पर उन्होंने परमाणु बम डाल दिए थे। तो उस परमाणु बम से जो हानि हुई थी, उस समय कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन उस बम ब्लास्ट के बाद भी कई सालों तक, करीब 60-70 सालों तक वहां के जो लोग थे उनको एक रेडिएशन का सामना करना पड़ा। रेडिएशन मतलब ऐसी किरणें निकलती थी जो कि अदृश्य होती थी, और वो हमारे शरीर को भेद सकती थी, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती थी, जिनको कि हम देख नहीं सकते, और शरीर के अंदर प्रवेश करके वो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती थी। तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी कई सालों तक वहां जो बच्चे पैदा होते थे वो अपंग पैदा होते थे या मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुआ करते थे। बच्चों हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको कि हम भारी धातु कहते हैं, हैवी मेटल्स को। उनके पास
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। नॉर्मली परमाणु क्रमांक 80 से जो ऊपर के तत्व होते हैं बच्चों, जिनका परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर, 80 से ऊपर जो है, ये सारे तत्व जो होते हैं बच्चों वो हैवी मेटल्स होते हैं। इनके इनकी जो नाभि होती है, आप सबको पता है कि परमाणु में क्या क्या होता है बच्चों, नाभि होती है, नाभि में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और नाभि के बाहर कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये सब आपने पढ़ा ही होगा ना बच्चों। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी नाभि अस्थिर होती है। जिन तत्वों की नाभि स्थिर है उनसे कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलता, लेकिन जिन तत्वों की नाभि अस्थिर होती है उनमें से लगातार लगातार कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनको कि हम देख नहीं सकते, और उन किरणों के उत्सर्जन पर मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो किरणें स्वतः की उनकी प्रेरणा से उत्सर्जित होती हैं। उसको मानव रोक नहीं सकता या बदल नहीं सकता। ठीक है, जैसे बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपके पास किसी ने आपको 4 मोटी मोटी किताब दे दी, आपने हाथ में पकड़ी 4 मोटी मोटी किताब, अब 4 मोटी मोटी किताबें आप अपने हाथ में लेकर चल सकते हो, आराम से चल सकते हो। लेकिन फिर किसी ने संख्या बढ़ा दी, 5, 6, 7, 8, 10 कर दी, तो 10 कर दी तो आपके लिए उन 10 किताब को लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोशिश, आपके दिमाग में ये चलेगा कि कैसे भी करके मैं इन जो मेरे पास 6 किताबें एक्स्ट्रा आई हैं उनको मैं निकाल दूं। तो आप एक किताब गिराओगे, 2, आप क्या करोगे, आप 6 किताबें गिरा दोगे या कुछ करके किसी को और को दे दोगे, और उन 4 किताबों को लेके आप आराम से स्थिर होकर के आप चलोगे। तो ऐसा ही कुछ इन तत्वों के साथ भी होता है। इनकी जो नाभि है, नाभि के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनको हम हैवी क्यों कहते हैं, भारी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके नाभि में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, 80 से ऊपर। आप सोचिए 80 से ऊपर। सॉरी बच्चों, थोड़ी सर्दी है। अस्सी से ऊपर तो काफी मात्रा में इनके पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अस्थिर होते हैं। इतनी भारी संख्या इनके अंदर होती है, तो ये क्या करते हैं, ये एमिशन करते हैं, वो उनको निकालते रहते हैं, ताकि वो स्थिर हो जाए। वो अस्थिर है क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक कमरे में आप कई लोगों को भर दो तो लोग कैसे छटपटाते हैं, क्योंकि हवा नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में भर जाती है, अच्छी मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम अस्थिर हो जाते हैं। और जब कमरे में से धीरे धीरे लोग निकलने लगते हैं, कमरा खाली हो जाता है, तो हमें अच्छी हवा मिलती है, हम स्थिर होगी जगह बैठ सकते हैं। ठीक ऐसे ही हाल बच्चों यहाँ पर भी होता है। इतनी उस कक्षा, उस नाभि के अंदर, इस गोलाई के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भर जाते हैं कि वो नाभि अस्थिर हो जाती है। वो सोचते हैं कि मैं कैसे इन लोग को यहाँ से निकालूं और मैं स्थिर हो जाऊं। ठीक है, तो वो उनको यहाँ से उत्सर्जित करती है, बाहर निकलती है। तो जो ये किरणें निकलती है उस नाभि में से, तो ऐसी नाभियों को बच्चों हम कहते हैं अस्थिर नाभि। ठीक है, अस्थिर नाभि, जिसमें से लगातार कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, जिनको कि हम देख नहीं सकते, और ये किरणें अत्यंत भेदक होती है। मतलब किसी भी चीज में को वो भेद के आर पार जा सकती है, इतनी वो शक्तिशाली होती है। ठीक है, तो अब इन तत्वों को हम, एक हमारे वैज्ञानिक थे बच्चों, हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल, उन्होंने सबसे पहले इन तत्वों की, इन किरणों की खोज की। वो एक प्रयोग कर रहे थे और उस प्रयोग के दरमियान उनको कुछ ऐसा रिजल्ट आया जिससे उन्हें सोचा कि जरूर इसमें से कुछ किरणें उत्सर्जित हुई होंगी, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया है, ये प्रभाव आया है, और आगे चलकर उस पर और खोज की गई। तो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की है इन किरणों की, वो है हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, तो अब वो किरणें कौन कौन सी हैं जो इन नाभियों से निकलती हैं, जिस पर कि मानव का कोई कंट्रोल नहीं है।
आओ जानते हैं। वो किरणें हैं बच्चों अल्फा, आप लिखते जाइए बच्चों, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि क्या तीनों किरणें साथ में निकलती हैं, या कोई दो किरणें निकलती हैं, या कोई एक किरण निकलती है ना। चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। अल्फा और मतलब अथवा, या तो अल्फा रहेगी या तो बीटा रहेगी, दोनों साथ में कभी निकलेंगे नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे अथवा दिखा हुआ, और यानी अथवा, या तो अल्फा निकलेगी या तो बीटा निकलेगी, और इनके साथ में निकलेगा गामा। मतलब अल्फा और गामा या बीटा और गामा, लेकिन अल्फा और बीटा ये दोनों साथ में नहीं निकलती है, ठीक है बच्चों। तो अल्फा एंड गामा और बीटा एंड गामा, ठीक है बच्चों। नोट करते रहिए साथ में आप मेरे। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं ऐसे जो इतने विशालकाय हैं, इतने हैवी हैं कि वो ऐसी भयानक किरणों को जन्म देते हैं। तो कुछ नाम, बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन हमें दो तीन नाम हमारे लिए बहुत है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूरेनियम, लिखते जाइए बच्चों। थोरियम, रेडियम, पोलोनियम एक्सेट्रा। बट ये तीन नाम हमारी किताब में भी है, तो हम इन तीन को ही जानेंगे। इन तीनों को हम कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो जिन पदार्थों से ये अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, इनकी अस्थिर नाभि में से ये किरणें उत्सर्जित होती हैं, उन ऐसे पदार्थों को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ठीक है बच्चों। और जो किरणें निकलती हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा। लिख लिया बच्चों आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 156 पर आप देखिएगा, एक तालिका आपको दी गई है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा इन किरणों के गुणधर्म आपको दिए गए हैं। तीनों के बीच का कंपैरिजन आपको दिया गया है, ठीक है। जो अल्फा किरणें होती है बच्चों, इनके पास होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी अल्फा 2 प्रोटॉन और 2 + 2 4 इनका होता है मास, ठीक है। अल्फा को आपको ऐसे दिखाना है। अब इसके पास 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज, इससे जो अल्फा होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है जो कि होता है 2+। जो इसके पास चार्ज होता है बच्चों वो होता है 2+। लिखते जाइएगा बच्चों आप लोग। और ये हाईएस्ट चार्ज है तीनों में। हम अल्फा, बीटा और गामा का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों की तुलना करने पर ये देखा गया है कि अल्फा जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, हाईएस्ट चार्ज है। बीटा के पास चार्ज होता है बच्चों
वो है -1 और गामा, गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, ये आवेश रहित है, कोई आवेश नहीं है, न ही पॉजिटिव आवेश और न ही ऋण आवेश। ठीक है, तो अल्फा सबसे हाईएस्ट चार्ज +2, बीटा -1 और गामा के पास कोई चार्ज नहीं है। लिख लिया बच्चों? अब इन तीनों में अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों में जो हमारी अल्फा किरणें होती हैं वो सबसे हैवी है, हैवीएस्ट है। और आपको पता है जो चीज भारी होती है वो ज्यादा चल नहीं पाती, ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती ना, मोटी होती है, भारी होती है। इसीलिए इससे जो अल्फा किरणें होती है वो थोड़ी कम भेदक होती है। बीटा और गामा के मुकाबले अल्फा किरणें जो होती हैं उनके पास कम भेदन शक्ति होती है। बीटा और गामा के मुकाबले अल्फा की जो भेदन शक्ति होती है वो कम होती है। आप सबको बच्चों पता चला होगा, भेदन शक्ति मतलब किसी चीज को भेद करके किसी चीज के से आर पार निकल जाना, उसको हम उसकी भेदन शक्ति कहते हैं। तो अल्फा की जो भेदन शक्ति होती है वो बीटा और गामा की अपेक्षा कम होती है। अब जो अल्फा किरणें होती हैं वो 0.02 मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेज सकती है, मोटी चादर को भेज सकती है। इसके मुकाबले जो बीटा किरणें होती हैं वो अल्फा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक मतलब 2 मिलीमीटर चादर को भेज सकती है। और मतलब अल्फा से ज्यादा भेदन शक्ति बीटा की है और बीटा से भी ज्यादा भेदन शक्ति गामा की है। ठीक है, तो इन सभी में तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि अल्फा जो किरणें हैं उनके पास सबसे हाईएस्ट चार्ज है। अल्फा किरणें जो है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग है, उनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, उनकी स्पीड भी कम होती है। बीटा और गामा के मुकाबले अल्फा किरणों की जो स्पीड होती है वो भी कम होती है। अल्फा किरणों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। अल्फा किरण को अगर आप किसी गैस, कोई एक बर्तन है जिसमें आपने गैस रखी है कोई, और उस गैस में से आप अल्फा किरणों को अगर चला दो तो सारे गैस के जितने भी कण होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनको वो चार्ज कर देगा, उनका इलेक्ट्रॉन निकाल के उनको वो चार्ज कर देगा। तो उसके तो ये जो अल्फा किरणें होती हैं इनके पास आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनीकरण क्षमता, ये जहां से गुजरती है उसके कणों को ये आयोनाइज कर देती है, चार्ज कर देती है, प्लस चार्ज कर देती है। तो इनके पास आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसके मुकाबले बीटा और गामा के पास आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आप ऐसे तुलना कर सकते हैं। आपके किताब में बच्चों 156 पेज पे तुलना अच्छे से दी गई है, तो उस एक बार आप उसके गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब हम देखेंगे कि इन जो जो तत्व हमने देखे, रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो धर्मी तत्व, जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, हालांकि बच्चों ये तो खतरनाक होती हैं, हानिकारक होती है, लेकिन कुछ इनके समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक बच्चों आपने पढ़ा होगा, कुछ इनके समस्थानिक होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, हमारे मानव जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। हालांकि ज्यादातर जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो दुष्परिणाम भी बहुत देते हैं। दुष्परिणाम क्या क्या देते हैं ये? इनकी वजह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र है, उसको हानि पहुंचती है। ये इतने पावरफुल होती है कि ये हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे डीएनए तक को चेंज कर सकती है, बदलाव ला सकती है, और उसकी वजह से आनुवांशिक दोष बच्चे में आ सकते हैं। कोई भी गर्भवती स्त्री है तो उसके बच्चे में आनुवांशिक दोष आ सकते हैं। ये त्वचा को भेद देती है, भेद के अंदर आ सकती है, हमारी
स्किन को पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। इसकी वजह से हमको त्वचा का कैंसर, ल्यूकेमिया जैसे रोग हो सकते हैं। कभी अगर कोई देश इस तरह के परमाणु बम का प्रयोग करता है तो उसके वजह से ये जो किरणें निकलती हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उन पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। बच्चों, हमारे पास सिर्फ वहां से भागने के अलावा, अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से भागने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। हमें वहां सिर्फ पलायन ही एक रास्ता बचता है। जिस जगह पे वो रेडिएशन होती है उस जगह से हम, सरकार जो होती है वो इंसानों को वहां से बस्ती खाली करने के लिए कह देती है। करीब 60-70 साल तक वहां, एक टाइम के बाद बच्चों विकिरण स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो जो नाभि है वो नाभि उत्सर्जित करते 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 धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन इसको खत्म होने में बहुत लंबा समय लगता है, 70-80 साल लगते हैं इसको खत्म होने में। ठीक है, अगर ये रेडियो सक्रिय तत्व अगर पानी में एंटर हो गए, पानी में प्रवेश हो गए, तो पानी के माध्यम से जो पानी के जो जीव होते हैं उनके अंदर भी ये प्रवेश करते हैं, उन जीवों को भी नुकसान होता है। और अगर उन पानी के जीवों का सेवन, अगर जैसे मछलियां, केकड़े वगैरह, अगर उनको इंसान ने खाया है तो वो इंसान के शरीर में भी वो विकिरण प्रवेश कर जाता है, जिससे तरह तरह के हमें रोग हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों कुछ ऐसे फल भी होते हैं, कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो ये रेडिएशन करते हैं। आप बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारा केला होता है ना, केला, उससे वो भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं होता। उससे हमारे बॉडी को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होते। ज्यादातर जो पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं सब में रेडिएशन थोड़ा बहुत होता है बच्चों। से हमारी पृथ्वी है वो भी रेडिएशन करती है, लेकिन वो रेडिएशन इतनी कम मात्रा में होता है कि उससे हमारी बॉडी के ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होता। जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, हमारे लैपटॉप्स होते हैं, उसमें से भी विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती है, रेडिएशन उसमें भी होती है। लेकिन कंपनियों को सरकार एक गाइडलाइन देती है कि जो रेडिएशन है वो इतने से इतने के बीच ही होना चाहिए। तो जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें से भी रेडिएशन निकलती है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हमको नुकसान नहीं होता। अगर वही रेडिएशन तय मात्रा से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं, फल हैं, फूल हैं, अनाज हैं, इनमें से भी रेडिएशन निकलती है जो कभी कभी नुकसान, अगर हम लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एक आदमी अगर रोज 300 के आसपास केले खाए, रोज डेली रोज 300 के आसपास केले खाए, तो 7-8 सालों में उसको रेडिएशन का प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो आप जान सकते हो कि कोई ऐसा तो कोई आदमी होगा नहीं जो एक दिन में 300 केले खा जाता होगा, है ना। कोई जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो होती है रेडिएशन, ये बहुत अल्प मात्रा में होती है जिसको कि हमारा शरीर झेल लेता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विकिरण होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके जो कुछ समस्थानिक होते हैं वो हमें फायदा भी करते हैं। बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं, आपने एक्सरे का नाम सुना होगा, आपने सोनोग्राफी सुना होगा, अल्ट्रासाउंड सुना होगा, सीटी स्कैन सुना होगा, एमआरआई स्कैन सुना होगा। तो ये जितने भी हम नाम अभी हमने जो गिनाए हैं, इन सब में भी ऐसी ही किरणों का उपयोग होता है बच्चों, जो कि अदृश्य होती है और भेदक होती है। हमारे शरीर के पूरे आर पार जाके हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स है, हमारा हार्ट, हमारे लीवर, हमारी हड्डियां, उन सब का ढांचा स्क्रीन पर दिखाती है और डॉक्टर्स देखते हैं कि कहाँ पे क्या परेशानी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए, और उससे जो भी रोग है उसको पहचानने में मदद मिलती है और उसके अनुसार उसका दवाई डॉक्टर हमको देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये जो पदार्थ जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये हमारे मानव जीवन के लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखो तो इनका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं, कृषि क्षेत्र में भी करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं। मतलब इन रेडियो सक्रिय तत्वों के समस्थानिकों का उपयोग हम अपने मानव जीवन में अपनी भलाई के लिए हम औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बड़े बड़े पैमाने पर चीजों को
उत्पादन करती हैं, वहां भी इसका उपयोग होता है, या हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे कृषि में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, पौधों की वृद्धि जल्दी करने के लिए, या कीटनाशक न, पौधे खराब ना हो, उसमें कोई कीट ना लगे, कोई उनको रोग ना लगे, उसके लिए भी हम इन सब पदार्थों का उपयोग करते हैं। और उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इनका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। जैसे हड्डियों का कैंसर हो जाता है बच्चों, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्यूमर वगैरह हम बॉडी में कहीं निकल जाते हैं, तो इन सब के उपचार के लिए भी ऐसी रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये नुकसानदेह भी हैं और ये इनके कुछ स्थानिक हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये हमें इन पदार्थों का उपयोग सिर्फ हम परमाणु बम बनाने के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है। विज्ञान, आपने बचपन से बच्चों आपने निबंध लिखे होंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो दोनों चीजें हैं बच्चों। हम विज्ञान से अच्छी अच्छी चीजों को भी ले सकते हैं जो हमारा जीवन सरल बनाती है, हमारा जीवन आसान करती है, हमारा समय बचाती है, हमारी ऊर्जा बचाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंसान चाहे तो इसका उपयोग, विज्ञान का उपयोग विध्वंसक के रूप में भी कर सकता है, मानव जाति को समाप्त करने के लिए भी कर सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हमने कुछ पदार्थ देखे जिनके अंदर नेचुरल वाटर होता है और कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे फिटकरी, बोरेक्स, इप्सम सॉल्ट वगैरह हमने देखे, उनका हमने अपने जीवन में उपयोग भी देखा। साबुन क्या है, उसको कैसे तैयार करते हैं, उसके पश्चात हमने रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं और उनके क्या क्या दुष्परिणाम है और उनके क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। अब आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हैं।